आज दिनांक 22 मार्च 2025 रोजी या ठिकाणी आपण स्त्री पुरुष संयुक्त मालकी हक्क या कार्यक्रमाकरिता जमलेलो आहोत। तर या कार्यक्रमाला उपस्थित माननीय आपल्या CMRCच्या अध्यक्षा यांचं स्वागत शीतलताई करेल असे मी त्यांना म्हणतो। सॉरी, मनीषाताई करेल। फोटोग्राफर आहे यानंतर माननीय साधूजी येवले सर यांचं स्वागत सीमाताई करतील अशी त्यांना विनंती करतो। यानंतर आपल्या CMRCचे व्यवस्थापक अलुकार सर यांचं स्वागत कांताताई करेल अशी त्यांना विनंती करतो। यानंतरचा टप्पा हेमंत सर सांभाळतील अशी आज आपण स्त्री पुरुष संयुक्त मालकी हक्क या विषयावर ट्रेनिंग देण्याकरिता आपण इथे जमलेलो आहोत ट्रेनिंगसाठी। तर जे आपल्या 30 गावामध्ये CRP आपण नियुक्त केलेले आहेत, तर त्यांना संयुक्त मालकी हक्काविषयी माहिती असावी व आपल्या गावात त्यासंबंधी कार्यवाही व्हावी यासाठी या ट्रेनिंगचं आपण आयोजन केलेलं आहे। आणि ट्रेनिंगमध्ये जसं कायदेविषयक ज्ञान आपल्यापेक्षा जसं वकील, ॲडव्होकेट, पटवारी, तहसीलदार यांना जास्त असतो, त्यामुळे आपण आज माननीय साधूजी येवले यांना कायदेशीर सल्ला वगैरे ज्ञान माहिती यासाठी त्यांना आपण आमंत्रित केलेलं आहे। तर ते पुढे आपल्याला मार्गदर्शन करतील। तो हिंदी में चलन देना। तो स्त्री पुरुष संयुक्त मालकी हक्क का अपना स्क्रीन कर। महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे ना, मृत्यू बक्षीसपत्र विक्रीद्वारे हस्तांतरण केल्यास पत्नी आणि मुलीचे हिस्सा मिळवू शकणार ते म्हणून काय त्याला हा लाईट बंद करून देणार, हा लाईटची बटन। आता मी हे सांगतो थोडं, तुझ्यात काही असेल तर मी सांगतो। महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे ना, मृत्यूपत्र बक्षीसपत्र विक्रीद्वारे हस्तांतरण केल्यास पत्नी आणि मुलीला हिस्सा मिळू शकणार नहीं। क्या बोलते हैं इसके अंदर? मृत्युपत्र बख्शीश-पत्र, समझ लो। बख्शीश-पत्र मृत्युपत्र बनाता है, लड़की का नाम डाला नहीं, महिला का नाम डाला नहीं, और उसने समझ लो बेचा, तो हस्तांतरण केल्यास पत्नी आणि मुलीला हिस्सा मिळू शकणार नहीं, है ना, मिलना नहीं मिलते। अगर ख्याल में ये 3 कंडीशन में समझो तुम्हारे पिताजी ने लड़के के नाम पे मृत्युपत्र का टाइम में लिख दिया कि भाई इसको ये इसके नाम पे मैं कर रहा, तो लड़की को उसमें लड़की को मिलेगा नहीं, पत्नी को लड़की को नहीं मिलेगा। बख्शीश पत्र किया विक्री द्वारे, उसने बेचा, समझे पिताजी ने बेचा जमीन, तो उसके अंदर लड़की को और पत्नी को हिस्सा मिलने वाला नहीं है ना। उसके बाद मृत्यूपत्र केले नसल्यास आई पत्नी मुलगी यांच्या संपत्तीमध्ये समान हिस्सा असेल। समझ लो खत्म होने के पहले उसने मृत्युपत्र बनाया नहीं होगा, तो उसके माँ को, उसके पत्नी को, उसके बाद में लड़की को इनका तीनों का हिस्सा इसके अंदर रहेगा। 6 एकर है तो 3-3 एकर तीनों को मिलेगा, है ना। उसके बाद में हिंदू पुरुष जिवंत असताना त्याच्या संपत्तीमधील हिस्सा पत्नीच्या मुलीच्या नावाने करायचा असल्यास बक्षीसपत्र। हिंदू पुरुष जिवंत असताना, है ना, ख्याल में जिवंत असताना जिंदा है समझ लो, त्याच्या संपत्तीमधील हिस्सा पत्नीच्या मुलीच्या नावाने करायचा असल्यास बक्षीसपत्राद्वारे आपल्याला करता येईल, है ना। बख्शीश पत्र करके पत्नी को और लड़की को दे सकते जितने बने जिंदा है, जब जो जिसकी प्रॉपर्टी जो व्यक्ति
तो लड़की को वैसा इधर क्या लिखा है, मृत्यूपत्र बक्षीसपत्र विक्रीद्वारे हस्तांतरण केल्यास पत्नी आणि मुलीचा हिस्सा मिळू शकणार नाही. नीचे क्या लिखा है, मृत्यूपत्र केले नसल्यास आई पत्नी मुलगी यांना संपत्तीमध्ये समान हिस्सा बक्षीस असेल आणि तो बक्षीसपत्राद्वारे आपण देऊ शकतो है ना. नेक्स्ट, हिंदू पुरुषांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटप. हिंदू पुरुषांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप. वडिलोपार्जित यानी पिताजी आजोबा पंजोबा की जब से मिली वाली जमीन है ना, प्रॉपर्टी समजली. तर वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये नियम, पुरुषाच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलांचा जन्माने हक्क, त्यामुळे त्या संपत्तीचा विल्हेवाट लावण्याचे बंधन. इसमें क्या बोल रहे हैं, लड़के क्या म्हणजे जन्मजात उसका हक है, जो जमीन उसके पास में उसका जन्मजात हक्क है, पर उसके जमीन का विल्हेवाट, त्यामुळे त्याची संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याचे बंधने आहे. मुले आणि पत्नी यांच्या हिश्श्याची जमीन त्यांना दिल्यावर जेवढे त्या व्यक्तीकडे उरेल केवळ तेवढ्या जमिनीचे मुक्तीपत्र बक्षीसपत्र विक्री करण्याचे त्यांना अधिकार आहे. जैसा भी उसमें मुक्तिपत्र बक्षीसपत्र करने का अधिकार कैसे रहेगा, जैसा वाटप करने का जितनी जमीन उसके हिस्से में है उतनी जमीन को भी वो मुक्तिपत्र बक्षीसपत्र के द्वारा विक्री करने का त्याला अधिकार है. म्हणजे बेचने का है तो उसको जमीन से मुक्तिपत्र बक्षीसपत्र करने का अधिकार मिलेगा. ठीक है. सहदायकी, याचं काय असं करतं सहदायकी म्हणजे कॉन्फरन्स म्हणजे सामूहिक ज्याला म्हणतो आपण. उसके अंदर वडिलांचे वडिलांचे वडील, वडिलांचे वडील वडील, उसके बाद उसका लड़का, उसके बाद में उसके लड़के का लड़का, उसके बाद में उसके लड़के का लड़का है ना. म्हणजे स्टेप बाय स्टेप आजोबा पंजोबा, उसका लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, असे 5 स्टेप है ना. नेक्स्ट, सहदायकीमध्ये मुलीचे स्थान. और ऐसा है ना, लड़के का उसके पिताजी का लड़के का, उसके नीचे उसके लड़के का उसके, इसके अंदर लड़की का क्या रोल है, स्थान क्या है. पारंपरिक हिंदू कायद्यामध्ये केवळ मुलगा हाच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये है ना, लड़का ही चाहिए. पारंपरिक जो है इसके अंदर मुलगा सहदायक होत नसे, मुलगा सहदायक होत नसे, मुलगी आहे, मुलगी नाही आहे है ना. आणि त्याचं म्हणणं असं आहे त्या वाक्याचं की बुवा पूर्वी जे होतं, पूर्वी फक्त मुलगा हाच वारस असायचा, पण आता मुलगी सुद्धा वारस आहे. तर मुलगी सहदायक होत नसे. पहिले काय समजलं आहे ना, 1956 हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956 में जो कायदा बना तो उसके अंदर मुलीला स्वतंत्र संपत्तीत हिस्सा दिला तरी सहदायक म्हणून मान्यता नहीं. जब भी लड़की को भी हिस्सा दिया पर वो सहदायक नहीं है. जैसा लड़के को दे रहे हैं अपन तो उसके लड़के को जाएगा, और लड़की का वैसा नहीं कि लड़की को दिया उसके लड़की को उसके स्टेप बाय स्टेप भी जाएगा, उसके अंदर वो दे सकता है इसके अंदर लड़की को है ना, असं नाही ना. म्हणून तिला वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये अंशतः हिस्सा मिळत असे. म्हणजे पहिले काही समजा जुना जो कायदा है उसमें ऐसा था है ना, 1956 का. उदाहरण, हिंदू पुरुष है, उसका 1970 में वो उसका मृत्यु हो गया, उसके पास 9 एकड़ वडिलोपार्जित जमीन है ना, जमीन है यानी थी. उसके अंदर पत्नी, लड़का और लड़की. तो अब समझ लो, हिंदू पुरुष मृत्यु 1970 में हुआ, 9 एकड़ खेत है. तो इसमें क्या हुआ, पत्नी को 4 दिया, लड़के को 4 दिया और लड़की को 1 एकड़ दिया है ना. ये 1956 कायदा, त्याच्यानुसार 4 पत्नी, 4 लड़का और 1 लड़की को दे दिया है ना. सर एक सरकारी दिए इनको 4 और इसको 1. अच्या मृत्यू क्षणभर आधी थोडक्यात तो जिवंत असताना विभाजन केले झाले आहे असे गृहीत धरले जाईल व त्या प्रमाणात वाटप होतील. समजले. 3 एकड़ है, पत्नी को 3 एकड़, लड़के को 3 एकड़ और लड़की को 0. 3 एकड़ ठीक है, मेरे को पढ़ने को अच्या मृत्यूच्या क्षणभर, म्हणजे क्या बोल रहा है, ये जो खत्म था, ये खत्म होने के पहले उसने हिस्से बांटने किए रहे. समझ लो. अच्या मृत्यूच्या क्षणभर आधी थोडक्यात तो जिवंत असताना, म्हणजे आता जिवंत मरने वाला ही है अभी 2 दिन में ऐसा आदमी, तो विभाजन झाले आहे असे गृहीत धरले जाईल व त्याप्रमाणे वाटण्या होतील. इसने क्या किया, 3 एकड़ इसको दिया, 3 एकड़ इसको दिया, 9 एकड़ का हिस्से बांटने किया.
अच्या स्वतःचा एक हिस्सा, अचा स्वतःचा एक हिस्सा, मुलाला जन्माने हक्क म्हणून त्याचा एक हिस्सा, नवरा आणि मुलगा यांच्या वाटणी होताना स्त्रीला मुला एवढा हिस्सा मिळतो, म्हणून पत्नीचा एक हिस्सा, ठीक है, पत्नी को एक हिस्सा और लड़के को एक हिस्सा, है ना। आगे ख्याल में इसमें कुछ कन्फ्युजन है क्या? अब देखो, आता अशी वाटणी झाल्यावर अचा मृत्यू झाला, है ना, सबके मरने के पहले उसने वाटणी कर दिया, फिर उसका मृत्यू हो गया, त्यामुळे त्याच्या वाटणीला 3 एकर आली, जो मरने के पहले उसने किया उसके नाम पे समझ ली 3 एकर थी, रह गई। उसके बाद में त्याच्या वाटणीची 3 एकर जमीन त्याच्या वारसाचे सामान वाटली जाईल। अब 3 एकर इसके नाम पे रहेंगे, इसके वारसा को समान वाटले जाईल। म्हणजे त्याने 3 वारसा असल्यास 3 वारसा असल्याने प्रत्येकाला 1 एकर हिस्सा मिळेल। पत्नी, मुलगी, मुलगा, मुलगी। अब लड़की है तो लड़की का एक हिस्सा म्हणजे हाँ 1 एकर केला जाईल। 3 वारसा असल्याने प्रत्येकाला 1 एकर हिस्सा मिळेल। 3 एकर त्याच्यावर आहे, तिघाला 1 एकर 3 एकर येईल, है ना। अशा प्रकारे मुलीला केवळ अंशतः हिस्सा मिळेल, ठीक आहे। फिर आया 1994 का महाराष्ट्रातील सुधारणा कायदा झाले, महाराष्ट्र सुधारणा। वडिलांच्या वडिलांचे वडील म्हणजे आजोबा पंजोबा, है ना, वडिलांचे वडील मुलगा, म्हणजे वही स्टेप बाय स्टेप एक समज लो 4-5 पिढी मुलगी। 22 जून 1994 रोजी विवाह झाला नसेल तर, म्हणजे 94 कायदा आहे और 94 रोजी विवाह झाला नसेल तर लड़की का नियम समजलं, झाला असेल तर लागू होईल, नाही असेल तर नाही होणार। मुलाचा मुलगा, ये महाराष्ट्र 1994 का महाराष्ट्र सुधारणा नियम, इसके नीचे समझ लो। हिंदू पुरुष है, मृत्यु 2000 में हुआ, 2000 साल में हुआ, है ना, 2000 साल है, अभी 2024 साल में, तो 2024 साल पहले, है ना, 2000 पहले 16 एकड़ उसके पिताजी की जमीन होगी, वडीलोपार्जित जमीन है, उसमें हिस्से बांटनी कैसे होंगी? पत्नी को 5 एकड़, लड़के को 5 एकड़, मुलगी, लेकिन ये शादी नहीं हुई इसकी ना, शादी हुई रही तो फिर अविवाहित लड़की को 5 एकड़ दिया, मुलगी 2 लड़की होंगी तो उसको समझ लो उसकी शादी हुई है लड़की तो उसको 1 एकड़ दे दिया उसने, भाई चलो भाई वो भी मेरी लड़की है और उसकी शादी हो गई तो उसको 1 एकड़ ऐसा दिया। 5 और 5 10 और 5 15 और 16 एकड़ जमीन उसकी वाटा पैसा हुआ। अरे ख्याल में 2005 की सुधारणा, 2005 में और उसके अंदर सुधारणा हुआ। अभी कैसा है, कोई भी सरकार कायदे बनाती है तो हर टाइम में वो लागू होगा कायदा, इसका गारंटी नहीं है। जितना समय बदल जाता है उस टाइम में कायदा भी उसके अंदर बदल होना चाहिए और समय के हिसाब से उसमें बदल होते रहता है। तो अपन ने देखा पहले 64 का, 94 का, इसके बाद 2005 का, जो साल के हिसाब अपडेट होते जाए, है ना। अपन अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर ये हो गया, ओल्ड होगा तो उसको अपडेट करने का मैसेज आता है ना, उसको अपडेट करो कि वो ऐप डबल चालू होता। तो वैसा ही ये कायदे अपडेट होते गए, उसके हिसाब से अलग अलग उसके अंदर कॉलम जोड़ते गए। पहले लड़की को अधिकार मिला, सभी का समान अधिकार मिला, कहीं पे विवाहित है तो उसको 1 एकड़ मिल रहा है, जो अविवाहित है उसको 5 एकड़, ऐसे हिस्से बांटने इसके अंदर अपने को उदाहरण देखा है ना। 2005 की सुधारणा, मुलगी वडिलांच्या वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये सहदायक, क्या बोल रहे इसके अंदर? 2005 के कायदे के हिसाब से जो संपत्ति है पिताजी की, उसके ऊपर अधिकार किसका सौदायक कौन था? लड़का, उसका लड़का। पर अभी 2005 के कायदे के हिसाब से मुलगी वडिलांच्या वडिलोपार्जित जमिनीचा सहदायक है, म्हणजे जो पंजोबा की जमीन है उसके अंदर लड़की को भी सहदायक हिस्सेदार उसके अंदर है ना। मुलाच्या बरोबरीत जन्माने हक्क, म्हणजे उसका भी जन्म हुआ तो लड़के का जैसे जन्म से अधिकार था कि भाई पिताजी की जमीन से मेरा लड़के के नाम पे होती थी, तो अभी वही हक्क लड़की को भी है कि भाई 10 एकड़ पिताजी के पास खेती है तो पहले के नियम के हिसाब से 10 एकड़ लड़के की, फिर उसके लड़के के ऊपर 10 एकड़ जाती थी। समझा, एक लड़का हुआ तो 2 होने तो उसके कम होते जाएंगे, तो वही हक का भी जैसा लड़की को मिला, ये जैसा 10 एकड़ है तो 5 एकड़ उसको और 5 एकड़ लड़के को, है ना। आगे क्या में आगे समझा क्या?
उसके बाद में वाटणी झाल्यावर समान हक्क तसेच वाटणी मागण्याचाही हक्क. जैसा अभी वाटनी किया, समझ वाटनी टाइम में लड़के को ही दे दिया, पर वो लड़की को हक है कि वो मांगनी कर सकती. पर आजकल कैसा अब मांगनी नहीं करते हैं ना, 90% तो नहीं मांगनी करते मेरे हिसाब से. मैंने देखा नहीं कभी लड़की अपने पिताजी को कभी ज़मीन मांगती नहीं है ना, पर उसका हक है. अभी इधर अपन गरीब लोग हो गए, पर उधर करोड़ों की फैक्ट्री रहती तो वो उसको दे सकते हैं ना, है ना. तो उसी के हिसाब से 2005 के कायदे में सुधारणा करके लड़की को भी जैसा लड़के को जो अधिकार था सदायक यानी जन्मजात उसका अधिकार उसको मिळाला था, वैसा लड़की को भी अधिकार उसके अंदर है. वाटणी झाल्यावर समान हक्क तसेच वाटणी मागण्याचा हक्क. नहीं दिया पिताजी ने, तुमको लगा तो तुम उनको मांगनी कर सकते, कोर्ट में जा सकते, कोर्ट तुमको बराबरी का हिस्सा करके देंगी, है ना. वडिलोपार्जित घरात राहण्याचा हक्क. अब पिताजी का घर है और तुमको समझ तुम्हारी शादी हो गई, तुमको शादी भी नहीं रही, पर तुम्हारा अधिकार शादी नहीं रहे तो तुम घर में रहते हैं पिताजी. शादी होने के बाद भी तुमको लगा कि वहाँ रहना है, तुम्हारा भी उसके ऊपर भी हक्क है ना, बरोबर आहे ना. लग्न झालेल्या महिलांचा त्याचे अधिकार जाऊ शकते, मुलीचा वडिलांच्या ह्याच्यात तिला घरात हिस्सा म्हणजे राहण्यासाठी. समजलं एखादी उसका पति मर गया, उसको लगता है माँ के घर को जाके रहना है, फिर उसका भाई उसको घर में रहने दे रहा पाल रहा है, तो वो कायदेशीर नियम के हिसाब से वो उसका हक है उसके पिताजी के घर के ऊपर 2005 के कायदे के हिसाब से. 2005 की सुधारणा. वडिलांच्या वडिलांचे वडील, वडिलांचे वडील, वडील, फिर ये इधर चेंज हो गया. पहले लड़का था सिर्फ, इसमें लड़की आ गई 2005 के अंदर. इसके अंदर ये बदल हुआ, बाकी वो लड़का स्टेप बाय स्टेप था ही, इधर लड़की इसमें ऐड हो गई. नेक्स्ट. अब देखो इसमें क्या बोला है, हिंदू पुरुष मृत्यु 2010 में हो गया. 10 यानी अभी 14 साल पहले 15 साल पहले समझ लीजिए आदमी की मृत्यु हो गई. इसके पास 9 एकड़ खेत है. फिर इसके अंदर लड़का पत्नी लड़का लड़की कितने हिस्से मिले इनको, कितने भी एकड़ मिले, 9 एकड़ में से 3 है ना. तो ये 2005 के कायदे से ये मिला. ये कभी वो चुनाव वाला कायदा रहता तो इसके अंदर लड़की को नहीं सिर्फ पत्नी और लड़का ही लेता था, नहीं तो फिर उसको 1 एकड़ दे देते थे लड़की को, है ना. नेक्स्ट. उसके बाद में मृत्यू 2010 15 एकड़ इसके पास वडिलोपार्जित जमीन है. वडिलोपार्जित जमीन खाली कर वडिलोपार्जित जमीन. इसके पास 2010 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके पास 15 एकड़ खेत वडिलोपार्जित जमीन है. अब इसका परिवार इतना बड़ा है, पत्नी है, लड़का है, लड़की है, 2 लड़के हैं और 2 लड़की है. आगे ख्याल में 2. अब ये जो इसका खत्म हो गया, इसके पत्नी भी है, घरवाली, 2 लड़के और 2 लड़की, कितने जन हो गए, 5 जन, है ना. 5 जन हो गए तो इनको सबको 3 एकड़ सबको मिले. 5 त्रिक 15, है ना. ये 2005 का कायदा है. 2000 में मृत्यु हो गई, इनको लागू है वो कायदा, है ना. इनको कभी मृत्यु 2010 के 5 के पहले रहता था, फिर उसके लिए नियम अलग था, है ना. तो 15 एकड़ खेत सबको 3 एकड़ मिला. उसके बाद में वो समझे ये लड़का उसका खत्म हो गया 2008 में. इसके मारने के पहले ये कभी खत्म हो गया उसका लड़का. तो उसकी जो पत्नी थी उसको पत्नी और उसकी लड़की समझ लो, लड़की है और पत्नी है, उनको 1.5 एकड़ चल जाएगा. समझ में आ रहा है ना. ये आदमी को 2 लड़के हैं, उसमें से एक लड़का मर गया, उसके हिस्से की 3 एकड़ जमीन उसके घरवाली और उसकी लड़की, घरवाली और लड़की, उनको 1.5 एकड़ दिया, है ना. उसके बाद में इधर क्या लिखा है, कौन सा विदुर नवरा, कौन सा है, एक मुलगी, है ना. तो इसके 3 एकड़ वाले उसके हस्बैंड को नहीं दिया, 0 लिखा है यहाँ पे. अरे 0 लिखा है ना, नवरे को दे देगा तो फिर वो इसका मर्डर कर देगा ना, इसको मार देगा ना, इसको बेचती रहेगी जमीन, इसको मालूम है इसको मारने से 3 एकड़ पे मिल जाएगा. और कौची मुलगी, इसकी लड़की जो लड़की है, लड़की की लड़की है, उसको 3 एकड़ इसकी माँ का हिस्सा मिला है इसके अंदर. आगे ना खेल में कैसा हुआ, इसके अंदर 2005 के कायदे के हिसाब से सबको 3 एकड़ मिला. 3 एकड़ मिला, पर ये आदमी तो गायब है यहाँ से, ये खत्म हो गया. एक लड़की मर गई, एक लड़का मर गया, उनका हिस्सा है पर वो तो खत्म हो गए.
फिर आप वो बोलेंगे साला अपन 3 जन ही बैठ लेते हैं, ऐसा हो सकता है ना, अपन 3 जन ले लेते हैं। पर उनका भी परिवार है ना, बाकी का इनका मरने के पहले इसकी शादी हुई होंगी, इसका एक लड़की होंगी, लड़की के भी एक उसका घर वाला होगा और एक ही रहता वैसा। इसके बाद में लड़की होंगी एक, अब इधर लड़की है, इधर 2 लड़के से 1.5 एकड़ दे देते हैं, ये समझने के लिए है ना। तो ये ऐसी हिस्से बांटनी उसके अंदर होंगी। समझ लो कोई बोलेगा ये तो मर गया, लेकिन इसको काय को देना पड़ता, और नियम के हिसाब से ये अपन मांगनी कर सकते हैं, नियम के हिसाब से अपने को ऐसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट, हिंदू वारसा हक्क कायद्यामधील सुधारणा। और अब एक सबको पता है 1956 में सुधारणा हुई, सबसे पहले कायदा बना 94 में हुई, फिर 2005 में हुई, है ना। 56 के कायद्याप्रमाणे पत्नीला आणि मुलीला मिळणारा अधिकार, 94च्या सुधारणाप्रमाणे पत्नीला आणि मुलीला मिळणारा अधिकार, पत्नीला आणि मुलीला मिळणारा अधिकार, कायद्यातील बदल लक्षात घेणे का महत्त्वाचे आहे। अब इसका स्पष्टीकरण नीचे देऊ। हिंदू वारसा हक्क कायद्याने होत गेलेले बदल। 1956 के कायदे के प्रमाणे मुलीला अंशतः हिस्सा मिळत असेल, अंशतः म्हणजे 1 एकड़, इसके कायदे के हिसाब से 1 एकड़ उसको दे दो भाई, लड़की अपनी 1 एकड़ दे दो, ऐसा नियम। उदाहरण बता रहा हूँ, 100 एकड़ होगी तो फिर 5 एकड़ रख ले भाई, 10 एकड़ लड़की को, उदाहरण है ना। 1994च्या कायद्याप्रमाणे सुधारणा झाली, लग्न कधी झाले याच्या आधारे हिस्सा करत होता। 1994च्या कायद्याच्या सुधारणाप्रमाणे लग्न कधी झाले याच्याप्रमाणे आधारे हिस्सा करत होता। याचं कसं द्यायचं स्पष्टीकरण? 1994च्या सुधारणाप्रमाणे लग्न कधी झाले याच्याप्रमाणे आधारे, म्हणजे समजा आता त्या दिवशी जो कायदा बनला त्याच्या अगोदर जर समजा लग्न झालेलं असेल तो कायदा त्यांना लागू होत नाही, असं त्याचा अर्थ। उसका 94 के बाद में जैसा उनका हुआ होगा उसके लिए वो लागू हुआ, 94 को पहिले गमत उसके लिए लागू हुआ। 2005 में सुधारणाप्रमाणे समान हक्क मिळाला आणि त्यांचं लग्न कधी झाले याच्याशी काही संबंध नहीं है ना। पहले कैसे अपन देखा ना, एक लड़की की शादी हो गई थी तो उसको 3 एकड़ दिया था उसने, और एक लड़की की नहीं, लड़की की शादी नहीं हुई थी उसको 3 एकड़ दिया था, और एक लड़की की शादी हुई थी उसको 1 एकड़ दिया था, उसकी शादी हुई थी। और इधर अभी 2005 के हिसाब से शादी हो कि नहीं हो, कब हो कि उसका कोई लेना नहीं, सबको सीधा समान अधिकार, 2 लड़के का 2 हिस्से, 2 लड़के को 2 लड़के को 2 लड़की को, है ना। पुरुषाच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप, पुरुषांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप, वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे नियम। 2005 सुधारणाप्रमाणे वडिलोपार्जित जमिनी मुलीचा अधिकार आ गया उसके अंदर। पत्नीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत पत्नीचा अधिकार, सासऱ्याच्या संपत्तीमध्ये विधवा सुनेचा अधिकार, ये इसके अंदर ऐड हो गए, है ना। वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासंबंधीचे नियम 2005च्या सुधारणाप्रमाणे वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये मुलीचा अधिकार आला, है ना। पत्नीच्या जो पत्नी को मिली वाली वडिलोपार्जित जमीन है उसकी संपत्ति में पत्नीचा अधिकार है, पति के मिले वाले इसमें पत्नी का अधिकार है। उसके बाद में सासऱ्याच्या संपत्तीमध्ये विधवा सुनेचा, लड़का मर गया तो उसके सून का भी अधिकार उसके अंदर ऐड हो गया, है ना। नेक्स्ट, महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे सून मुलीला वडिलोपार्जित जमिनीमधून मुलाप्रमाणे जन्माने समान हिस्सा, ये इस कायदे के अंदर आ गया है ना। तुम्हारा जन्म हो गया तो तुम दावेदार हो गए, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हो गए। उसके बाद में मुलीचा मृत्यू झाला असेल तर तिच्या मुलांना तिचा हिस्सा, समझ लो हिस्से बांटने के लिए, भाई तुम्हारा मृत्यू हो गया, तुम्हारे बच्चों को डायरेक्ट हिस्सा मिलेगा, तुम्हारा हिस्सा जो 3 एकड़ 2 एकड़ तुमको मिलने वाला था वो बच्चों को मिलेगा। उसके बाद में पत्नीला नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर मुलांच्या बरोबरीने हिस्सा, पत्नीला नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर मुलांच्या बरोबरीने हिस्सा, समझ लो। हाँ, नवरा मतलब उसका घरवाला खत्म हो गया तो अब भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, है ना, एक भाई है और 2 बच्चे हैं, तो समझ लो 3 एकड़ जमीन है तो तीनों को 1-1 एकड़, समझ लो 3 एकड़ उसके अंदर जाएंगे, है ना। नहीं तो फिर पत्नी है तो फिर घरवाला मर गया तो 3 एकड़ उसका, तो 3 एकड़ फिर मेरा हो गया, तो मैं 3 में से 2 मेरे को 1.5 जमीन, ऐसा नहीं, वो तीनों को एक समान हिस्से हो जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद में विधवा सुनेला सासऱ्याच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा 3 में दूसरा विवाह केला असला तरी, समझ लो वो लड़की ने बाद में दूसरी तरफ शादी भी कर ली है, तभी मिलता है, ये बताना नहीं पड़ता ऐसा मत करना। लेकिन अभी क्यों है मालूम है क्या, अपने इसके अंदर कैसा था, कभी भी भगा के लेके जाते आते जाते रहते, आप समझ लो तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे नाम पे कर दिया, तुम बहुत गए, फिर
है ना, प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। इसलिए पूरा घर वाली के नाम पे नहीं करती, इसलिए दोनों को जोड़ के रखा, बांध के रखा कि भाई ये उसके लिए है, तो भाई तू भी मत छोड़ के जा, मैं भी नहीं जाता छोड़ के। दोनों मिलकर संपत्ति का उपभोग करेंगे। हाँ, दोनों मिलके चलाएंगे, है ना। तो बोल सकते ना मेरे को मेरा 1.5 एकड़ है और मेरे को उसके पैसे दे दे, वैसे जैसे भी डेढ़ नाम में लगा दे, तो तुझे क्या करना देखते हैं, है ना। तो ये सबसे काम का हमारा है ना। वडिलोपार्जित जमिनीच्या पुरुषांच्या आयडीत वाटप होऊ शकते। जो वडिलोपार्जित जमीन है उसके अंदर पुरुषांच्या हयातीमध्ये वाटप होऊ शकते। उसके बाद में मुलांना जन्माने अधिकार असल्याने ते वाटणीची मागणी करू शकतात। वही है बात, जैसा पिताजी खत्म हो गए होंगे, मम्मी खत्म हो गई होंगी, तो उनको मांगने का अधिकार है। इनको समझ लो कोई बच्चे अब 2-2 साल के होंगे, उसको तो समझता नहीं काय का हक और काय का अधिकार है ना। और वो जब उनको समझ लग गया कि साला मेरे पिताजी के पिताजी बंदी मेरे आजोबा ने मेरे को दिया ही नहीं, तो प्लस करते टाइम में दिखाया नहीं, भाई होंगे करके बताया नहीं, बच्चे नहीं करते हैं ना। तो धोखे से किया होगा, नहीं तो कुछ जानबूझ के किया होगा कि भाई, तो उसको कितने भी साल में दो, कितने भी पर तुम्हारा उसके अंदर तुम कोर्ट में जाके तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे बच्चे ले सकते। ससुरे की जमीन पे बहू का अधिकार है, लड़का खत्म हो गया, बहू है और बहू ने कुछ बोला नहीं, और उसके बाद में उसके बच्चे हैं, बहू ने लिया नहीं, और बच्चा दावा कर सकता कि भाई वो मेरे पिताजी के नाम की जमीन, हमको उसके अंदर हिस्सा होना। तुम्हारे तुमने ससुरे को मांगने की हिम्मत किया नहीं, तुम भी खत्म हो गया, तुम है भी, तुमने मांगा नहीं, तो तुम्हारे तुम्हारे जो बच्चे वो मांगनी कर सकते कि भाई वो मेरे पिताजी के नाम की ज़मीन थी और हमको उसके अंदर हिस्सा तुमने दिया नहीं, कोर्ट में जाके मांगनी कर सकते हैं ना, ऐसा सही। तो ऐसा हो गया, भाई उनको कहीं भी पहले ख्याल आता होगा कि भाई अपने उनको इतना ज़मीन थी और अपने को कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारे काम में आएगा। ये सब तुम्हारे को मैं व्हाट्सअप पे ये PPT देता हूँ, इसके अंदर तुम काम के अच्छे काम के लिए सिर्फ वापर करना, घर वालों को त्रास मत देना सिर्फ। पत्नीला तो अधिकार नाही, काय म्हणजे मुलाला जन्माने अधिकार असल्याने ते वाटणीची मागणी करू शकतात। पत्नीला तो अधिकार नाही, मात्र वाटणी झाली तर तिला मुलांच्या बरोबरीने हिस्सा मिळेल। अधिकार नाही म्हणजे पत्नी को है ना। मुलांना जन्माने अधिकार असल्याने ते वाटणी मागणी करू शकतात। पत्नी तो अधिकार नाही, पत्नीला तो अधिकार नाही। पत्नीला म्हणजे समजा मी माझ्या बाबाला मागणी करू शकतो, पण माझी बायको नाही करू शकत। हाँ ऐसा समझ में आ गया ना। उसके पिताजी को इसके अंदर क्या बोल रहे हैं समझ लो, वडिलोपार्जित म्हणजे मेरे पिताजी के इसमें मेरा तो अधिकार है ही, समझ लो है ना। पर मेरे पिताजी जो उसके अंदर मुलाला जन्माने अधिकार असल्याने ते वाटणी मागणी करू शकतात। जैसा उदाहरण बताया कि जैसा उसका अधिकार है, समझ 2 लड़के हैं, एक खत्म हो गया, उसके अंदर एक को तुमने पूरी प्रॉपर्टी दे दिया, एक जन खत्म हो गया, उसके बाद उसकी पत्नी है, पत्नी का भी अधिकार है, पत्नी से मंगा नहीं होगा उस टाइम में, और उसके बच्चों का अधिकार है, जो उसके बच्चे हैं वो मागणी कर सकते हैं उनको, इसके अंदर खेती का हिस्सा मागणी कर सकते। पत्नीला तो अधिकार नाही, मात्र वाटणी झाली तर तिच्या मुलांच्या, पर जैसा ये जिवंतपणे उन्होंने वाटणी कर दिया, मैं कायदेशीर तज्ञ नहीं हूँ, मैं सब पढ़ के बता रहा हूँ। वकील रख लेना सल्ला, वकील को पैसे दे के फिर देना सल्ला देगा, सब तरफ देगा। ठीक है, चेंज कर ऊपर से काम का बोले ना दिमाग में यही इधर घर वाली कैसा उनको मिलेंगी, तुमने जबरदस्ती किया तो फिर वो टॉर्चर कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर वो हुंडा मांगे जैसा। वो ये जो उन्होंने बोला कि ये मैडम तैयार होने को ना उसके लिए, तो फिर मांग सकते हैं आप। अगर मैडम नहीं तैयार है और आप मांग रहे, वो आपका अधिकार।
अभी देखो सबसे वडोलेबाजी संपत्तीत मृत्यू पूर्वी वाटप हो गया है। वडील की जो जमीन है, परंपरागत जो जमीन है 12 एकड़ जमीन होगी इनके पास में, 3 एकड़। सर एक मिनट, अभी आप ये जो है ना इनकी प्रॉपर्टी मान सकते हैं, लेकिन कब मालूम है क्या, अगर ये नहीं रहे, नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो, पहले समझ लो, समझो, उदाहरण समझने के लिए, अपनी अगर पत्नी एक्सपायर हो गई है और उसका अधिकार है वहां पे, समझो मान लो 1 एकड़ जमीन में, नहीं, आपका भी है। अभी ये जो 2005 का कायदा है ना, ये 2005 के कायदा के अनुसार वो पत्नी, अब जैसे समझो मान लो मैं हिस्सेदार हूँ, अब मेरी पत्नी है, समझो मेरी बात समझो, और पत्नी गुजर गई, अब उसकी प्रॉपर्टी जो भी है 2 एकड़ समझो उसके पत्नी की, तो उसके वारस कौन हो गए? मेरी बात तो समझो पहले, उसके वारस कौन हो गए? उसके 2 बेटे और 1 पति, ये उसके हो गए वारस। तो पत्नी के बाद उनको मांगने का अधिकार है, किसको? बेटों को भी और पति को भी। नाही, ऐकून घ्या, मी तुम्हाला सांगतो कसं आहे ते. आता समजा उदाहरणादाखल बाई आहे, म्हणजे समजा आता एखादा माणूस असतो ना ज्याच्या जो एक्सपायर झाला, त्याच्या प्रॉपर्टीचे वारस कोण असतात? आता समजा मी मरण पावलो, तर माझ्या प्रॉपर्टीचे वारस कोण आहेत? माझे 2 मुलं आणि माझी पत्नी. इज दॅट क्लिअर? एकदम म्हणजे साधं सोपं लॉजिक आहे. मी एक्सपायर झाल्यानंतर माझी 2 मुलं आणि माझी पत्नी हे माझ्या प्रॉपर्टीचे वारस असतील, तर मग पत्नी एक्सपायर झाल्यानंतर तिच्या प्रॉपर्टीचे वारस कोण राहणार? तिचा पती. आणि आता समजा तुम्ही एक विमा पॉलिसी जरी काढली असली, ते विमा पॉलिसीचे सुद्धा वारसदार कोण असतात? जो कोणी एक्सपायर झाला, समजा मी एक्सपायर झालो तर माझी मुलगा मुलगी पत्नी जे कोणी असेल माझे वारस ते राहतील. तसंच महिला जर एक्सपायर झाली तर तिच्या प्रॉपर्टीचे तिचे जे वारस असतात ते असतात. म्हणजे असं समजा आपण त्याच्यामध्ये कायद्याच्या भाषेमध्ये खूप असं जाऊन कन्फ्यूज व्हायला नको. तुम्ही हे जे कायदे आहेत, मला तुम्हाला सांगतो, कायदे जे आहेत वेळोवेळी बदललेले आहेत. आता समजा CRPC कायदा आहे, हा खूप इंग्रजाच्या काळापासूनचा कायदा आहे. मग तेच कायदा आज लागू होतील का? कायदा त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टेप बाय स्टेप पहा. आणि मी आजची म्हणजे कंडिशन जी आहे 2005च्या नंतरचे जे कायदे आहेत, आता सध्या मी लेटेस्ट सांगत आहे की पती हा सुद्धा पत्नीच्या मृत्यूनंतर, पत्नी जिवंत असेल तर नाही. समजलं? इसमें क्या लिखा है? वडीलोपार्जित संपत्ति मृत्यु पूर्वी वाटप. समझ लो वाटप होने के पहले उनका मृत्यु नहीं हुआ, जिंदे करने जैसा वाटप हुआ है, उसके अंदर समझ लो एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, लड़का है और लड़की है. तो उसने खुद के नाम से 3 एकड़ रखा, उसके बाद घरवाली को 3 एकड़ दिया, लड़का लड़की को 3 एकड़ दिया, 3 चौक 12 एकड़ ऐसा वाटप कर लिया. ये मृत्यू पूर्वी का वाटप है, समझ वडीलोपार्जित संपत्ति. उसके बाद में क्या आहे? लक्ष्मी मुक्ती परिपत्र. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या स्वतःच्या जमिनी आपल्या कायदेशीर पत्नीच्या नावाचा 7/12च्या उतार्यात स्वतःबरोबर सहहिस्सेदार म्हणून नोंद घ्यावी अशी स्वेच्छेने विनंती केल्यास महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 मधील कलमांचे अधिनियम फेरफार नोंद बाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून तशी नोंद घेण्यास हरकत नाही. अभी जो अपन जिसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके अंदर लक्ष्मी मुक्ती परिपत्रक, ये इसके अंदर क्या बोला है? एखाद्या व्यक्तीने आपल्या स्वतःच्या जमिनीत आपल्या कायदेशीर पत्नी यानी जिसका रजिस्टर्ड शादी हुई है ना, नियम के हिसाब से, भगाई वाली नहीं, रजिस्टर्ड यानी जो क्या बोलते हो, आर्य समाज मंदिर में जाते हो प्रमाण पत्र देते भाई इनकी आज रोजी ऐसी शादी हो गई, प्रमाण पत्र. कोर्ट में शादी किया तुमने, जो आप समाज में सबके सामने शादी होती है वो वाली शादी. तो इसमें क्या बोलते हैं, जो अपनी कायदेशीर पत्नी है उस जैसा
सातबाऱ्याच्या उतार्यावर स्वतःबरोबर सहिस्सेदार म्हणजे मेरा जितनी प्रॉपर्टी तो सातबारा खेत है उसमें इसका भी सहिस्सेदार म्हणजे बराबरी का अधिकार अपने को उसके अंदर डालना है नोंद घ्यावयाची असेल वैसी आपण विनंती केल्यास महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 कायदा काय बोलतात कलमाच्या अधीन राहून फेरफार नोंद बाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून तशी नोंद घेण्यास हरकत नाही म्हणतो फेरफार करून त्याच्यावर आपल्याला घरवाली का नाम उसके अंदर ले सकते है ना। तो ये लक्ष्मी मुक्ति परिपत्रक है, इसके अंदर जैसा वो अधिकार इनको अभी मिल जाता है। भविष्य में पति जब गुजर गया तो फिर ससुर के साथ झगड़ा, जेठ के साथ झगड़ा, जेठ के साथ झगड़ा, फिर मैं कौन से ऑफिस पे जाऊँ, किसके पास जाऊँ, फिर वो बोलता मैं तुम्हारा काम करके देता 50,000 पे, बम्बई जाना पड़ता, मुझे जाना पड़ता, चलो तुम भी साथ में। फिर और 1-2 लाख ले लिया, अरे भाई अब वो तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करूँ, गए 2-4 लाख वो भी चले गए। तो ऐसे लोग रहते, इसके लिए लक्ष्मी मुक्ति परिपत्र के हिसाब से तुम्हारा सहिस्सेदार नाम हो गया, पति मुक्ति हो गया, तुम्हारा नाम उसके ऊपर है ही, ये मेरा 7/12। जैसा भी इनको किसान PM किसान के पैसे आते तुम्हारे नाम से आएंगे, तुमको आएंगे। मला असं वाटतं ते दोघं ज्याचं नाव आहे तर दोघांचे 3-3 म्हणजे अर्धे पैसे देऊन PM किसानचे दोघांचं नाव असलं तर मला असं वाटतं दोघांना येते। हां ठीक आहे। वरती महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुलगी वाटणीची मागणी करू शकते, पत्नीला नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये तसा हक्क नाही, त्यामुळे ती स्वतः वाटणीची मागणी करू शकत नाही। त्या बोलते मुलगी वाटणी करू म्हणजे वाटणीची मागणी करू शकते म्हणते मुलगी, पण पत्नीला नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये तसा हक्क नाही म्हणते, त्यामुळे ती स्वतः वाटणीची मागणी करू शकते। अब इसके अंदर क्या बोला है, प्रॉपर्टी पिताजी की प्रॉपर्टी, उसके अंदर वाटनी की मागणी लड़की कर सकती है, म्हणजे इसका जो लड़की है, पर पत्नी नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये तसा हक्क नाही, त्यामुळे ती स्वतः वाटणीची मागणी करू शकत नाही। वाटणीची मागणी नहीं कर सकती हो, मेरे को हिस्सा देव करके वाटणीची मागणी करू शकत नाही। वही मागणी लड़की कर सकती, परंतु ती अज्ञान मुलांच्या वतीने वाटणीची मागणी करू शकते। उसके बच्चे 2-4 साल 5 साल अज्ञान होंगे, 18 साल के अंदर होंगे, तो वाटणीची मागणी करू शकते मग त्याचबरोबर तिला ही हिस्सा मिळेल बोलते। अब बच्चों की तरफ से वो मागणी कर सकती, अब 2 बच्चे होंगे और 1 वो होंगी तो फिर 3 एकड़ जमीन होगी, तो फिर तीनों को नहीं भेटू शकते, पण वाटणीची मागणी करू शकते। तुम्ही आताच मागणी करू शकत नाही, म्हणजे काय म्हणते मुलगी वाटणीची मागणी करू शकते, म्हणजे तुमची मुलगी असेल ती मागणी करू शकते कोणाला, तुमच्या नवऱ्याला म्हणजे तुमच्या पतीने, पण तुम्ही असं नाही म्हणू शकत पत्नी नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये तसा हक्क नाही, त्यामुळे ती स्वतः वाटणीची मागणी करू शकते। नाही त्याचं कोण समोर बदलला असेल ना, त्याचे कोणत्या त्यातून समोर बदलला असेल पोरांच्या वतीने तुम्ही करू शकतात ना मागणी, पोरांच्या वतीने तर ते सेम निश्चय होतात ना, पोरांना भेटेल तुम्हाला आम्ही सामने देखेंगे ना। नाही तो एक याच्यासाठी कायद्याचा जो हे आहे की कायद्याचे शब्द समजताना आपली अंडरस्टँडिंग महत्वाची असते। आता इथं वाक्य काय आहे की पत्नीला नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये तसा हक्क नाही, त्यामुळे ती स्वतः वाटणी करू शकत नाही। हे समजण्यासाठी पण तुम्हाला साधं सोपं सांगतो। आता जसं समजा मी आहे कोण हा, आणि आता मी समजा 3 एकर जमीन कमवलेली आहे, मी स्वतः कमवलेली आहे, आणि माझी पत्नी समजा उदाहरणादाखल समजण्यासाठी माझ्या पत्नीच्या 3रा माणसासोबत अफेअर असतील, होऊ शकते ना असं, आणि ती म्हणते की बा नाही मला तुझ्या संपत्तीमध्ये हिस्सा पाहिजे, मला त्या 3 एकरची काय पाहिजे 1.5 एकर जमीन पाहिजे, अशा पुढेच ती पत्नी त्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मागू शकते का? ती आता ती त्या घरात राहत असेल ती तिचीच प्रॉपर्टी आहे ना। नाही कसं असं तुम्हाला तुमचा हक्क मारला जात आहे असं वाटते का? नाही पा त्यांचं कायद्याचं काय म्हणणं आहे तुम्ही समजून घ्या थोडं। पत्नीला नवऱ्याच्या संपत्तीमध्ये हक्क आहे, कधी नाही पा हक्क आहे पण मागणी नाही करू शकत। हक्क म्हणजे पहा कसं की आता जसं समजा उदाहरणार्थ तुमच्या पतीचं घर आहे बरोबर, त्या घरावर तुमचा हक्क आहे ना,
तुमचा आणि त्यांचा वाद झाला. तुमचा आणि त्यांचा वाद झाला आणि तुम्ही दोघं एकमेकांना सोडून गेले, बरोबर. तर त्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे ती परिस्थिती समजावी लागते. कशी परिस्थिती आहे? परिस्थिती जर समजा तुमच्या दोघांच्या फेवरमध्ये असेल तुमचं हक्क आहेच. नाही समजलं? जर का मुलं लहान असतील, बाई सेपरेट झाली हो. तर तेही मागणी करू शकते, लेकरे मागणी करू हो. शकते. माणसाला टाकून दिली किंवा कुठे चालली गेली, चालली गेली नाहीच आहे, पण ते बहुतेक चालली गेली वाली जास्त करते. त्याच्यात आपल्यासारख्याचं मरण होते, ते तोंडाला मारे, ते सर्व होऊन जाते. आणि आपण राहतो तसंच. अनुभवाचे बोल आहे म्हणून गेले जे लागू होते ते जे लक्षात ठेवा. खरं आहे की नाही? जे विभक्त झाले, ते पूर्ण करून देते. पूर्ण करून देते कोर्टाने मागून. आणि मग हे आहे. अनुभवाचे कारण खरं आहे ना, कारण कायद्याचे फायदे आहे की नाही, जे आपल्या द्यायला भेटलेच नाही आहे. जे विरोधात आहे ना, तोच फायदा घेणार आहे कायद्याचा, हे करून घेतो. ठीक आहे, आपण कोर्ट में केस डालेंगे. नाही पण साधं सोपं ते जे त्या लाईनीच्या कन्फ्युजन मध्ये जाऊ नका. मी तुम्हाला साधं सोपं एकदम साध्या भाषेत सांगतो की जसं जेवढे नवऱ्याचे अधिकार आहेत प्रॉपर्टीवर तेवढेच पत्नीचे सुद्धा आहेत. मोबाईल बाया हो, जे काही करतात तो स्वतःच्या नावाने पावत्या बनवतात, स्वतःच घेतात. तसं त्याच्या बाईच्या नावाने देतात. पावती स्वतःच्या. ते जेवण वालेले करून घे फक्त. इसके बाद में क्या बोला? विधवा सून वाटणी करून नवऱ्याचा हिस्सा मागू शकते. विधवा सून है, उसका घर वाला खत्म हो गया तो वाटणी करून नवऱ्याचा हिस्सा मागू सकते. उसके ससुर को बोल सकते कि भाई मेरा हिस्सा, मेरे पति का जो हिस्सा है वो मेरे को मिलना चाहिए. आगे ख्याल में ते बाळ स्वप्न बनायला 3 महिने लागतात. हो गई पर उसके बाद नाही, ते फरार त्याचं उत्तर मी देतो तुम्हाला. बा त्याचं असं आहे की समजा ती पळून गेली आणि तिनं तिकडे तिसऱ्या लग्न केलं असेल. हो ना. आता समजा तिचं तिसऱ्या माणसासोबत अफेअर आहे, असं साधं सोपं. मग तुम्हाला ते कोर्टासमोर सिद्ध करावं लागेल. या बाईचं या माणसासोबत अफेअर आहे आणि यांचं असं इतक्या दिवसाचं लग्न झालेलं आहे, तिच्यापासून त्याला अपत्य झालेलं आहे. असं जर असेल, तिला त्या दुसऱ्या ठिकाणी अपत्य झालेलं असेल, त्याचा अंगणवाडीचा दाखला असतो ना त्या लेकराचा, हे या पुरुषापासून तिला तिसऱ्या ठिकाणी अपत्य झालेलं आहे, तेव्हा ती मागू नाही शकत. पण ती समजा ती निराधार असेल, ती काय असेल, निराधार असेल तर त्यावेळेस ती अधिकार मागू शकते. तिचा पती एक्सपायर झाला पण तिची तर प्रॉपर्टी आहे ना, तिचा हक्क आहे ना. उसके बाद में लिखा है लक्ष्मी मुक्तीच्या परिपत्रकाचा वापर करत असताना पत्नीचा हिस्सा नेमका किती आहे हे विचारात घ्यावे. लक्ष्मी मुक्ती बनाची आहे हिंदू स्त्रियांची संपत्तीचे वाटप. अब हो गया सब पुरुष के वाटप हो गया. तुम्हारा वाटप देखो. लेडीज का महिला क्या लिखा है? स्त्रियांच्या वारसा संबंधीचे नियम. अभी ये पुरुष का वारसा संबंधी नियम था, अभी स्त्री का. समझो किसको अध्यक्ष मैडम को उनकी मम्मी की तरफ से चेक मिला है ना. हाँ, लेकिन अभी का नाम पे नहीं किया सर, वो शामिल नहीं है. जब होगा तब वो पैसे भर बोल रहे हैं ना, पैसे लगता बोलते हैं ना, उसको नाम में कर हाँ, तो तुम ख्याल रखायला. स्त्रियांच्या वारसा संबंधी नियम. स्त्रियांना आपल्या संपत्तीचे बक्षीसपत्र, मृत्यूपत्र विक्री करण्याचा संपूर्ण हक्क आहे. समझो तुम्हारे नाम पे हो गए, तुम्हारे पिताजी की जमीन दी है तुम्हारे हिस्से की, तो तुमको उसका बख्शीश पत्र करके किसको देना है? समझो तुमको 2-4 लड़के हैं, पर लड़के लड़की जो भी है तो तुमको लगा एक ही लड़के को तुमको पूरा देना है, एक ही लड़की को पूरा देना है, सबको देना है, कैसा देना है? बख्शीश पत्र करने का तुमको पूरा हक है, और उसको मृत्यु पत्र करने का भी हक है, और बेचने का भी हक तुमको है ना. तो जो मिली वाली संपत्ति तुम्हारे जो लेडीज के मिली वाली जो संपत्ति है उसके ऊपर तुम्हारा बक्षीस पत्र करने का, मृत्यू पत्र और विक्री करण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मृत्यू पत्र केले नसल्यास भारताचे नियम पुरुषांपेक्षा वेगळे. अभी क्या हुआ, अभी तक